खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। एलिवेटेड रोड पर बने असमंजस के बीच धरने पर डटे सरिस्का के ग्रामीण। राजमार्ग प्राधिकरण अब तक तय नहीं कर पाया रूट। रणथंभौर में टाइगर हमले की घटना के चलते सरिस्का में सख्त हुई सुरक्षा। कर्मचारियों को समूह में गश्त करने एवं रात में वाहनों के उपयोग के दिए निर्देश। सीएम भजनलाल 19 मई को कई कार्यक्रमों में होंगे शरीक। सरस डेयरी में 5 लाख लीटर क्षमता के दुग्ध प्लांट का भी करेंगे आगाज। और 35 लाख की प्याज ठगने के आरोपी शातिर को दबोचा। खुद को आजादपुर मंडी का व्यापारी बताकर की थी ठगी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सरिस्का के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है, लेकिन संबंधित प्राधिकरण अभी तक इसका रूट तय नहीं कर पाया है। ऐसे में आजीविका छीनने से आशंकित दर्जनों गांव के लोग सरिस्का मुख्यालय पर इस तेज गर्मी में भी धरने के रूप में डेरा डाले हुए हैं। आपको बताते हैं कि क्या है किसानों और यूनियन नेताओं की मांग एवं संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है। सरिस्का क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टिकैत के बैनर तले ग्रामीणों ने सरिस्का DFO कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारी ग्रामीण अन्य मांगों के साथ ही एलिवेटेड रोड में संशोधन और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रस्तावित रोड के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे और हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भूपत सिंह बालियान ने बताया कि महापंचायत के बाद यह धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो 19 मई तक चलेगा। इसके बाद फिर से पंचायत कर बड़े जन आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। उधर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई 55,000 हेक्टेयर भूमि की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचाई गई है। ग्रामीणों की मांग है कि इस भूमि का विवरण ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किन की जमीनें अधिग्रहित की गई है। उधर ग्रामीणों का मानना है कि यदि एलिवेटेड रोड मौजूदा रूट पर बनता है तो कई गांवों के लोग अपनी आजीविका खो देंगे। बुजुर्ग रामकरण गुर्जर के अनुसार एलिवेटेड रोड को भरतरी तिराहे से थाना गाजी थैंक यू बोर्ड तक सीमित किया जाना चाहिए। यदि रोड नटने का 12 से होकर गुजरता है तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। देखो, नुकसान तो यहाँ बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अलवर और जयपुर की दूरी बढ़ेगी, जो सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा यह है कि हमारे विरासत में मिला हुआ रोड है, ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 1999 से हम लगातार आंदोलन करते हुए आ रहे। ये हम किसी स्वार्थ के लिए रोड नहीं मांग रहे, क्योंकि ये हमारा रोड है अलवर जयपुर जाने वाला नेशनल हाईवे 8 नंबर। जब गुड़गांव से ये रोड निकलता था अलवर से सीधा जयपुर के लिए था। NH8 तो अब बना है, इसलिए ये रोड हमेशा चालू रहना चाहिए। और रही एलिवेटेड की बात, एलिवेटेड कहाँ से प्रकट हो क्या है? यहाँ जनता ने 1999 लगातार 25 साल से संघर्ष कर रही है, और जनता का और प्रशासन का और जंगल का आपस में हमेशा टकराव रहा है, और उसी टकराव को खत्म करने के लिए एलिवेटेड है। आज उस एलिवेटेड को नटनी का 12 तालबरक कुशालगढ़ बनाते हैं, तो उससे प्रयोजन क्या हो रहा है? लाभ क्या होगा? जंगल को लाभ क्या होगा? वहाँ की जनता को लाभ क्या होगा? जब हमारे ग्राम पंचायत माधवगढ़ के जो सारे राजस्व का वो जुड़ जाएंगे, वहां कोई जंगली जानवर नहीं आता है, वहां बनाने से क्या प्रयोजन हो रहा है? जंगली जानवर सरिस्का के अंदर है। सरिस्का जिस जगह पे हम बैठे हैं उससे आगे 5 किलोमीटर तक कोर एरिया का जंगल है, जहाँ घना जंगल है, जहाँ टाइगर मूवमेंट होता है, जंगली जानवरों का मूवमेंट होता है, एक रोड से दूसरे रोड में जाते हैं। वहां पे वो बनाया जाना बहुत अति आवश्यक है, और वहीं के लिए प्रस्तावित हुआ है। एलिवेटेड बनाया जाना चाहिए। तो ये पांडुपोल रोड जा रहा है, आप सोचिए शनिवार, मंगलवार, पूर्णमासी, इन तीनों बारों को इतना क्राउड होता है कि वहाँ की रोडों की हालत खराब हो रही है।
मिट्टी के रोड है, एलिवेटेड रोड का बताओ। एलिवेटेड रोड उसको यहाँ बनाओ ना। क्यों 2000 करोड़ को इन्वेस्टमेंट करो? क्योंकि रोड उधर से अगर जाता है, इधर से नहीं जाता, तो आपको नुकसान क्या है? हम बनाने नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे जब तक। जो भी होगा सरकार से हम निपटेंगे, जैसे भी स्थिति रहेगी हम करेंगे। हमें नुकसान नफे से बात नहीं करनी, हम किसी भी सूरत में वहां से एलिवेटेड स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए जी, ये जो एलिवेटेड रोड जो ये बना रहे हैं, जो ये नटनिका 12 से अगर मान लो थैंक यू बोर्ड तक बनाते हैं तो हमारे सारे रोजगार ठप हो जाएंगे। अगर इनको एलिवेटेड रोड बनाना है तो वो सर्च का यहाँ से लेके और थैंक यू बोर्ड के तक बनाएं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। और इधर वन्यजीवों का भी मूवमेंट बहुत कम रहता है, इधर ही ज्यादा रहता है, जिससे कि मतलब ये चाहते हैं कि भाई वन्यजीवों को खतरा रहता है, उससे कोई खतरा नहीं होता है वहाँ। और उसको प्लेन रोड बनाया जाए यहाँ। और हमको समस्या ये है कि हमारे सारे रोजगार खत्म हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, सारे भूमिहीन आदमी वैसे हैं हम। हमारा जो रोजगार चलता है छोटी मोटी दुकान करके, जो हम हमारा गुजर बसर करते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो सारे खत्म हो जाए। ये हमारा कल हमने एक किसान महापंचायत की है, वहां से ऐलान करके हम यहाँ सरिस्का में आए हैं, धरना दे रहे हैं। 19 तक हमारा बरकरार धरना चालू रहे। और जो कल की जो वाकया हुआ है कि जिस तरह से औरतें पानी नहीं आ रहा मटके लेके फोड़ती है सड़क पे, इस तरह से हमारे पास एक तहसीलदार भेज दिया, कोई सक्षम अधिकारी नहीं भेजा। किसानों की कोई इज्जत जिला कलेक्टर ने नहीं की। अब उसी आक्रोश को देख के हम 19 तारीख को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड तो है ही, इसके साथ में अन्य जो 55,000 हेक्टर बीघा जमीन जो ली है, 2 लाख बीघा जमीन जो इन्होंने एक्वायर की है अभी कुछ दिन पहले, उसमें हमें यही पता नहीं है कि वो 55,000 हेक्टर जमीन है कौन सी, कितने गांवों के लिए है। वो हो सकता है उसमें ट्यूबवेल किसान लगा रखी हो और वो जमीन मकान भी बना रखा और वो भी इन्होंने एक बाकी कर ली हो, कल उनको भी तोड़ फोड़ करेंगे, उसकी हमें जानकारी चाहिए। एलिवेटेड रोड सरसका पुलिया से थानागाजी का पोर्टल पर डालें, और पोर्टल पर जो ताल वृक्ष होके जो डाल रखा है इन्होंने 22 किलोमीटर का, उसको पोर्टल से हटाएं और ये पोर्टल पर डालें कि ये रोड बने। ये रोड उधर से आता है तो आपको क्या नुकसान है? उससे इससे क्या है? नटनी के बारे से जब वो ब्लॉक होता है पिलर पे जो आता है 17 फीट ऊंचाई पे, तो वहां हमें खतरा है कि वो डैम बना देंगे और नीचे के जितने भी रोजगार है, आपको पता है, आप स्थानीय पत्रकार हो, कि यहाँ जो रोजगार है सिर्फ दूध का रोजगार है। खेती इनके पास सिवाय चक है, खातेदारी की 1-2 बीघा जमीन है, सिवाय चक पे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। दूध का जो व्यापार है उससे कितनी होटलें चल रही हैं, कितने ही टायर पंचर की दुकानें हैं, कोई चाय की थड़ी है, कितने हजारों लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। उनके रोजगार जब सब खत्म हो जाएंगे तो ये लोग अपने आप पलायन कर जाएंगे। इनका जो प्लान है यही है। वहीं सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सहारण के अनुसार एलिवेटेड रोड के लिए 2 रूट प्रस्तावित किए गए हैं। पहला रूट नटनिका 12 से कुशालगढ़ होते हुए थानागाजी का जाता है, जबकि दूसरा रूट नटनिका 12 से कुशालगढ़ तालवृक्ष होते हुए थानागाजी तक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक उनके पास कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं आया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रूट तय करेगा, जिसके बाद प्रस्ताव डीएफओ कार्यालय में भेजा जाएगा। डीएफओ सारण ने बताया कि एक रूट पर लगभग 20,000 से अधिक पेड़ों के कटने की संभावना है, जबकि दूसरे रूट पर 5,000 से 10,000 पेड़ काटे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह एलिवेटेड रोड बेहतर रहेगा। वहीं आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय सरकार ही करेगी। अभी हमारे को 2 रूट्स दिखाए गए हैं, जो एक तो नटनिका 12 कुशालगढ़ होते हुए थानागाजी रूट जाता है और दूसरा नटनिका 12 कुशालगढ़ होते हुए तालवृक्ष होके एक रूट जाता है। ये 2 रूट हमें बताए गए हैं। तो इन रूट पे अभी तक हमारे पास डाइवर्जन के लिए या कोई वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए अभी तक कुछ आया नहीं है कि कौन सा रूट है। लेकिन इसमें है, यदि इस रूट पे अगर रूट बनाया जाता है, फुली एलिवेटेड बनाया जाता है, तो सूचना ऐसी थी कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और 15 से 20 हज़ार पेड़ कटने की भी संभावना है। और अगर उधर से बनाया जाता है तो उसमें इतने पेड़ कटने की संभावना नहीं है और शायद कॉस्ट भी कम आएगी। तो अभी एनएच ही डिसाइड करेगी कि कौन सा रूट लिया जाएगा, कौन सा रूट नहीं लिया जाएगा। वो फाइनल हमारे पास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। आमजन और वन्य प्राणी के हिसाब से कौन सा रूट बेस्ट है आपके हिसाब से? रूट तो अगर फुली एलिवेटेड बने तो दोनों रूट ही अच्छे हैं,
पूरे एलिवेटेड बने तो हमारा काम है वन्य प्राणियों को देखना। वन्य प्राणियों के हिसाब से तो अगर फुली एलिवेटेड रूट बने चाहे किसी भी डायरेक्शन में बने तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। कुल मिलाकर एलिवेटेड रोड के रूट का ऐलान सरकार को जल्दी करना चाहिए जिससे स्थिति साफ हो सके। इसमें वन्यजीव सुरक्षा और ग्रामीणों का हित दोनों का समन्वय करना होगा। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। उधर सरिस्का बाग परियोजना से सटे ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सरिस्का मुख्यालय पर डटे हुए हैं। अधिकारियों से सफल वार्ता नहीं होने पर उन्होंने 19 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया है। एलिवेटेड मार्ग को भरतरी, माधोगढ़, कुशालगढ़ होते हुए थानागाजी तक निकलवाने की मांग को लेकर धरना जारी है। ये लोग सरिस्का सदर गेट पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। साथ ही अलवर में 19 तारीख को CM का दौरा प्रस्तावित है। इसी दिन सरिस्का में महापंचायत और महासभा की जा रही है। 2-3 आदेश हैं हमारे न्यायालय के, SDM साहब मालाखेड़ा के आदेश है कैंप के हैं जो दावा डिग्री हुए पड़े हैं, उनका नोटिशन तो खोलें कम से कम। उसमें कोई किसी व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का अहित नहीं हो रहा है। एक तो गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रकरण है, दूसरा गैर आबादी से आबादी का है जो दुरुस्ती और पेंट्रीज का दावा था जो SDM साहब ने डिग्री दिया है। उनकी पालना होनी चाहिए, अमल दर्ज होना चाहिए उनका राजस्व कोड में। तो और क्या मांग? और मांग यही है कि रोड यदि बनाते हैं तो ये रोड ये सेंचुरी क्षेत्र से ले लें जहाँ जानवरों का विचरण होता है, जहाँ जंगली जानवरों का आवागमन होता है, वहाँ से एलिवेटेड रोड बनाते, हमें कहाँ आपत्ति है। और माननीय न्यायालयों की हम पालना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी हम पालना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन जो रीजनेबल जो मांगे हैं जिनको तो कम से कम स्वीकार माननी चाहिए। कौन से अधिकारी आए हैं वार्ता करिए ऐसा SDM साहब आए, तहसीलदार जी आए, SDM थानागाजी, SDM मालाखेड़ा, ये सारे आए थे, वार्ता हुई लेकिन विफल हुई। तीसरा रोजा हमारा और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि एक तो रोड कुशालगढ़ से लेकर थैंको मोड़ तक सही होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी 56,168 जो वन भूमि को दी गई है वो स्वराज विभाग में चलनी चाहिए। तीसरा हमारे देवस्थानों जितने भी रास्ते हैं बंद हैं उनको सरकार ये बंद करे, उनको खोलना चाहिए। और वो हमारे 30 मांगे हैं, छोटी बड़ी बड़ी काफ़ी मांगे हैं। मतलब हमारा धरना तभी समाप्त होगा जब ये रोड बनेगा और धार्मिक स्थलों का मतलब वो रास्ता खुलेगा और 56,168 एक हेक्टेयर भूमि है वो स्वराज का नाम हो, यही मेरा कहना है। मतलब ये हमारा आंदोलन शनिवार है अभी हमारा 19 तारीख को उसको हमारा बड़ा भारी महापंचायत होगी। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरिस्का क्षेत्र में एलिवेटेड रोड की मांग को लेकर संघर्ष समिति और किसान यूनियन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड का मार्ग बदलने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी बैठक हुई थी। इसमें ग्रामीणों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही। जूली ने कहा कि यह लोकतांत्रिक रवैया है। वहीं 31 सूत्रीय मांग पत्र में एलिवेटेड सड़क का निर्माण सरिस्का से थैंक यू बोर्ड तक करने, सरिस्का वन क्षेत्र में वन अधिकार 2008 लागू करने और पट्टे में रजिस्ट्रियों से पाबंदी हटवाने आदि मांगे शामिल हैं। रणथंभौर में गत दिनों बाघ के हमले के चलते एक बच्चे और एक रेंज अधिकारी की जान जा चुकी है। वहीं इस घटना के बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। DFO अभिमन्यु सारण ने सभी वन अधिकारियों, वन कर्मियों और वनपालों को समूह में गश्त करने, सुरक्षा उपकरण साथ रखने और रात के समय वाहनों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पांडुपोल मंदिर मार्ग पर दोपहिया वाहनों पर हाली रोक लगा दी गई थी। उधर सरिस्का क्षेत्र में नाकों और चौकियों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड्स और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिससे यहां आने वाले लोगों को टाइगर के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल सके। उधर कार्मिकों को 4-4 समूह में ट्रैकिंग करने और हमेशा हाथ में सुरक्षा उपकरण रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही गश्त के दौरान रात में वाहनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। सारण ने बताया कि पांडुपोल मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। रणथंभौर में जिस तरीके की घटना हुई जिसमें एक पहले बालक को किसी टाइगर ने मार दिया था और दूसरी घटना जो हुई जिसके अंदर हमारे रेंज अधिकारी को का शिकार किया गया टाइगर द्वारा, तो उस घटना के बाद एहतियात बरतते हुए हमारे स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया है कि साथ में ही घूमें, अकेले किसी पैदल जाएं तो अकेले मत जाएं और साथ में कुछ डंडा वगैरह कुछ साथ में लेके जाएं। और दूसरा जो हमारे लोग जो जाते हैं अंदर पांडुपोल के समय जो लोग जा रहे थे अंदर बाइक पे,
तो उनके लिए एहतियात बरतते हुए हमने बाइक्स एक बार रोकने का फैसला किया है और उनकी जगह उनको बसेस में भेज रहे हैं, ताकि जो भक्तजन हैं उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। सर इसका क्षेत्र के कुछ ऐसे जोन है जहाँ लेपर्ड और बाघ का अधिकतम मूवमेंट है, लेकिन आम जनता भी वहाँ जाती है। उस प्रकार से कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, उनको कैसे रोकथाम लगाई जा रही है, क्या निर्देश है, वनकर्मी कितनी टुकड़ी में कितने जाब्ता वहाँ मौजूद होता है? वनकर्मी हमारे मुख्यतः हमारी जो नाके और चौकी है उन पर मौजूद रहते हैं और अपनी अपनी उनको जो बीट जो आवंटित होती है उन बीट्स आवंटित में उन्हीं में घूमते हैं, उन्हीं में कार्य करते हैं। और जैसे जहाँ पर ज़्यादा हमारे टाइगर्स की मूवमेंट है, लेपर्ड की मूवमेंट है, जैसे रामपुर वाला एरिया था, वहाँ पर अभी हमने लोगों को एहतियात बरतते हुए साइन बोर्ड्स लगाने का फैसला किया है। साइन बोर्ड लगाकर और हमने जहाँ आवाजाही पर कोई रोक-टोक नहीं थी, वहाँ हमने बैरियर्स लगाने का फैसला किया है। और वहीं प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए सफारी रूट विकसित किए जाएंगे। टाइगर कंजर्वेशन प्लान के तहत यह कदम उठाया जाएगा। सरिस्का के उत्तरी हिस्से में बफर जोन और तालवृक्ष क्षेत्र में बाघों की मौजूदगी सबसे अधिक है, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सफारी रूट अधिक नहीं है। ऐसे में यह नए सफारी रूट विकसित होने के बाद पर्यटकों को बाघों की साइटिंग का ज्यादा मौका मिलेगा। अभी हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है वो बनने पर है और टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अंदर हमने कई जगह नए रूट्स बनाने का फैसला किया है। तो किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर 20% तक एरिया टूरिज्म के लिए खोला जा सकता है। तो अभी हमारा एरिया 6 से 7% ही टूरिज्म के लिए खुला हुआ है, तो इसे बढ़ाकर हम 12-13% पर लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो अगले 10 साल की हमारी योजना होगी वो बनने जा रही है और उस योजना में हम नए रूट शामिल करेंगे। अभी हाल ही में ज्यादा बाघ किधर है जहाँ सर इसका सफारी जो होती है वो उसके लिए अलग से रूट बनाने का प्लान चल रहा है? अभी तो ज़्यादा बाघ हमारे जो हैं जो नॉर्थ साइड में ज़्यादा हैं, जो हमारा बफर एरिया है उसमें भी ज़्यादा हैं और हमारा जो एक तालवृक्ष रेंज है उसमें भी बाघ ज़्यादा हैं, क्योंकि बाघिन ने वहाँ बच्चों को जन्म दिया है और 4-4 बच्चों को जन्म दिया गया, तो बाघों की पॉपुलेशन एकदम से ज़्यादा हो गई है वहाँ पर। उधर बानसूर क्षेत्र में कल्याणपुरा पंचायत के देव का देवरा स्थित काली देवी मंदिर में हाली वन कर्मियों पर हमला हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने 15 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि वन कर्मियों ने मंदिर में स्थित काली देवी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि वन विभाग के डीएफओ अभिमन्यु सारण ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनके अनुसार वन कर्मी सिर्फ मंदिर में चल रहे नए निर्माण कार्य को रोकने और ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद भी वन कर्मियों पर हमला कर दिया गया। घटना के बाद वन विभाग ने उसी रात नए निर्माण को ध्वस्त कर दिया था, जिसे अवैध बताया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। और वहां पर नया निर्माण किया जा रहा था, लोगों के द्वारा रात पे रात लाकर मटेरियल लाकर नया निर्माण किया जा रहा था और लोगों को समझाया भी गया। उससे एक दिन पहले हमारे अधिकारियों द्वारा मीटिंग भी ली गई कि आप नया निर्माण मत कीजिए, ये अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तो परंतु लोग माने नहीं और अगले दिन आके पूरा उनकी छत की कार्रवाई करने लगे और जब हमारे अधिकारी वहां उनको रोकने समझाने पहुंचे तो उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई। तो पत्थरबाजी करने से हमारे जो स्टाफ के चोटें आई, गंभीर रूप से कई लोग घायल भी हुए, तब जाके लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अच्छा, ऐसे क्या मजबूरी हुई कि आपको अवैध निर्माण जो आप बता रहे हो उसको रात को तोड़ने की कार्रवाई करनी पड़ी? रात को नहीं, वो उसी दिन की कार्रवाई है। उसी दिन जैसे ही हमने करवाया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई और उसी के बाद हमने हाथ बिरात बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए उसी समय हमने कार्रवाई करने का फैसला किया, जैसा कि हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश था। और वहीं अलवर के सरिस्का क्षेत्र में अवैध रूप से बने होटलों के खिलाफ वन विभाग कार्रवाई करेगा। अलवर डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि क्षेत्र में 4 होटल आरटीडीसी होटल, टाइगर हेवन, सरिस्का पैलेस और अमरा आवास चिन्हित किए गए हैं। इनके खिलाफ कोर्ट में मामला लंबित है, वहीं आदेश मिलते ही इन होटलों पर कार्रवाई की जाएगी। उधर डीएफओ ने स्पष्ट किया कि खेती या आवासीय उपयोग वाले पुराने अतिक्रमण फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन हाल ही में किए गए अवैध कब्जों पर तुरंत कार्रवाई होगी। सरिस्का क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर विभाग की यह सख्ती पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस तरीके की कोई मामला है मेरे सामने आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
अगर कोई अतिक्रमण इस तरीके के हैं जो 50-60 साल से पहले से लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको हटाने का ऐसा कुछ कोई योजना नहीं है। लेकिन अभी कोई नया अतिक्रमण जिस प्रकार पे हमारे सामने आता है, तो उस पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। और आपने बताया कि जो कोई अधिकारियों की कोई लैंड वगैरह जिन कब्जा वगैरह कर रखा है, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि वन भूमि पे इस तरीके का कोई कब्जा है। अभी तक कितने चिन्हित किए गए हैं आपने? कोई बड़ा होटल विला या फिर अभी सरिस्का में जो सर्वे किया गया था, सरिस्का में वन भूमि पे हमारे 4 जो होटल है उनको चिन्हित किया गया था कि सरिस्का की वन भूमि पे 4 जो होटल है वो निर्मित हैं, और उनमें 4 में से 3 में तो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई कंप्लीट होती है वैसे ही उन पे कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से होटल हैं? उनमें 4 होटल हैं। एक तो आरटीडीसी का जो होटल है, यहाँ पे टाइगर डेन जो बोलते हैं, टाइगर हेवन है, एक अमरकाबास है और एक सरिस्का पैलेस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 मई को अलवर के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि हेलीपैड पर उनका स्वागत होगा। इसके बाद वे मोती डूंगरी स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अलवर की सरस डेयरी में 5 लाख लीटर दुग्ध प्लांट की घोषणा करेंगे। यहाँ एक सभा भी होगी। साथ ही सिलीसीड से अलवर तक पानी लाने के लिए बोरिंग कार्य योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। जिला मंत्री शर्मा ने कहा कि आगामी समय में पूरी राजस्थान नहर परियोजना का पानी भी अलवर पहुंचेगा। शहर में पेयजल संकट निदान के लिए कांग्रेस सरकार के समय भी अलवर शहर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा ने अथक प्रयास किए थे। अब भजनलाल सरकार के समय योजना को अमली रूप दिया जा रहा है। साथ ही अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में अलवर का विकास जारी है। मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का अलवर का दौरा है, कब पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, कब प्रस्थान करेंगे, कहां उद्घाटन करेंगे, क्या जानना? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब आगामी 19 मई को प्रस्तावित रूप से अलवर पधार रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम तो डेयरी के प्रांगण में है। उस दिन 2.0 श्वेत क्रांति दिवस है। दुग्ध क्रांति का उस दिन सूत्रपात हुआ था इस पूरे भारत देश में, जिसके उपलक्ष्य में डेयरी में एक विशाल कार्यक्रम है, जिसमें किसान भी, पशुपालक भी और ग्रामीण भी, अनेक सहकारी संस्थाएं भी इसमें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन सभी अलवर वासियों को मिलेगा। पशुपालकों के लिए विशेष कई योजनाएं हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। इसमें पशुपालन मंत्री जोराराम जी भी और बेढम जी भी, खर्रा जी भी रहेंगे। जैसा कि सूचना मिल रही है, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी भाई साहब का भी इसमें सानिध्य सबको मिलेगा। कार्यक्रम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हमारे इस राजस्थान के सपूत महान देशभक्त श्री महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे मोती डूंगरी पर, जो कि बहुत समय से प्रस्तावित भी है और हमारे अलवर के माननीय विधायक और राजस्थान सरकार में यशस्वी मंत्री संजय शर्मा जी ने भी जिसके लिए अथक प्रयास किया, वो कार्यक्रम भी उसमें रहेगा। एक कार्यक्रम और रहेगा जिसमें अलवर शहर विधायक जी और हमारे अलवर के सांसद महोदय, लोकप्रिय और यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी भाई साहब का भी मार्गदर्शन से, जो सिलीसेड में अलवर की मुख्य समस्या जो पेयजल को लेकर है, उसके निवारण के लिए भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार भी जो कदम उठा रही है कि सिलीसेड की जितनी भी नीचे की पाल है उसमें लगभग 23 बोरिंग, इस तरह की 23 करोड़ की योजना है जिसमें बोरिंग की जा रही है और उनको पाइपलाइन द्वारा काला कुआं में जलाशय जो जल संग्रह केंद्र है वहाँ तक लाया जाएगा। उससे अलवर के विधानसभा में, शहर विधानसभा में जो मुख्य रूप से पेयजल की समस्या है उसकी बहुत हद तक पूर्ति हो जाएगी। जैसा कि आप सबने भी देखा था कि पिछले कार्यकाल में हमारे माननीय विधायक जी ने 50 डिग्री टेम्परेचर में भगत सिंह जी के सर्किल पर खुली धूप में अनशन किया, 12 वीयर पे बैठ के अनशन किया और डंडे खाए और तो और राजद्रोह का भी केस झेला। उसकी पूर्ति और उसका सबका समावेश भगवान की कृपा से, दोनों मंत्रियों के मार्गदर्शन से और इनके अथक प्रयासों से ये होने जा रहा है कि अलवर की एक मूल जो बहुत बड़ी समस्या है वो भी पूर्ण हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का इसमें हम सबको सानिध्य मिल रहा है। उनके शुभ हाथों से, कर कमलों से ये योजना की शुरुआत हो रही है, शिलान्यास हो रहा है
इस तरह का ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रहेगा। सर, आपको लगता है कि जो शहर विधायक और संजय शर्मा जी हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में संघर्ष किया पानी के लिए, अब जब वो मंत्री बने तो पानी की समस्या को सिलीसीड से लाकर हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसी का ही परिणाम है। पिछली बार भी ये इस तरह का किया गया, किंतु मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको जैसा कि पता भी है कि उसमें रोड़े अटकाए गए, उस योजना को निष्फल करने के लिए भी कहा गया और एक बार पूरी सारी योजनाएं भी बन गई थी, डीपीआर वगैरह भी सब होने की तैयारी थी, किंतु किन्हीं कारणों से वो सब नहीं हो पाया। किंतु जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं, उनको आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ईआरसीपी की भी योजना वो ला रहे हैं। जिस प्रकार भागीरथ जी ने इस धरती पर गंगा को उतारा, उसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान धरा पर जल का पूरी तरह से काम करते हुए जन जन तक इस जल की समस्या को पूर्ण समाधान करने के लिए कृत संकल्प हैं। अलवर में भी जब उन सब बोरिंगों का पानी आने लगेगा तो जितनी भी पानी की टंकियां जल जीवन मिशन में बनी गई हैं, उन सब का भराव होगा, सबकी समुचित सप्लाई होगी, पाइपलाइनों से घर घर जल पहुंचाया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 19 मई को प्रस्तावित अलवर दौरे को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों और किसानों से संपर्क किया गया। उधर भाजपा नेता नीलेश खंडेलवाल के अनुसार अलवर डेयरी में भ्रष्टाचार को समाप्त करके राज्य सरकार विकास की गंगा बहाने जा रही है। वहीं फिलहाल सरस डेयरी में 1,20,000 लीटर का प्लांट काम कर रहा है। मुख्यमंत्री यहां 5 लाख लीटर की क्षमता वाले प्लांट की घोषणा करेंगे और इसके लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही यहां आधुनिक तकनीकी मशीनें लगेंगी और उपभोक्ताओं को मिलावट से राहत मिलेगी। खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने गोंदगढ़ और मालाखेड़ा क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों से संपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी अलवर आ रहे हैं और अलवर में भी विशेषकर सरस डेयरी में बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, एक बड़ी सभा की जा रही है। सरस डेयरी के जो विकास के साथ साथ किसानों के बीच भी रहेंगे, उद्योगपति के अलावा जो दूध उत्पादन करते हैं पशुपालक भी रहेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता भी रहेंगे। किस तरह का तैयारी है, किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सीएम साहब अलवर में पधार रहे हैं और उनको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ मैं भूपेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने किसानों के बारे में, हितों के बारे में सोचा। और भजनलाल जी जो हमारे सीएम साहब अलवर पधार रहे हैं डेयरी में, मैं मान के चलता हूँ करीब 25 से 30 हज़ार लोगों का आने का अनुमान है किसानों का, और बड़ा उत्साह है लोगों में। एक दूध जो उत्सव है उसके रूप में उन्होंने एक किया है प्रोग्राम को। और मैं तो ये कहूँगा कि जो सीएम साहब आ रहे हैं, चाहे भूपेंद्र जी की एक नीतियाँ माने कि इन्होंने डेयरी के लिए, जैसे आज 5 लाख लीटर की जो क्षमता है दूध आने की, जो कंजप्शन का है, उसका भी प्लांट का भी निश्चित रूप से उस दिन वो वहाँ से घोषणा करेंगे। और किसानों के लिए, जैसे किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड का भी उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से आज की डेट में किसान और पशुपालक भजनलाल जी का, भूपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने किसानों के हितों में काफ़ी काम किए हैं। सर, पिछले समय से डेयरी पर चेयरमैन थे, लेकिन अब कलेक्टर साहब इसके प्रशासक हो गई हैं। अब लगता है कि चेयरमैन का कार्यकाल ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और भ्रष्टाचार हुआ और इस तरह की शिकायतें, दूध को एक तरह से फैलाना है या जांच के नाम पर मंथली का सिस्टम था। अब कलेक्टर साहब प्रशासक हो गया, अब लगता है डेयरी का अच्छा विकास होगा और अब मुख्यमंत्री जी भी इसमें बड़ी मशीनी लगा रहे हैं 5 लाख क्षमता की, तो ये एक बड़ी संस्थान बन सकती है। संस्था का भी विकास होगा, लोग जुड़े हुए लोगों का विकास निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ। अलवर जिले की जो सरस डेयरी है राजस्थान के अंदर नंबर 1 पे आने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से हमारे मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी, सीएम साहब इस तरह का जो प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, उनका यह है कि लोगों को शुद्ध दूध मिले और जिस तरह का पहले भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा एक हाथ जो था सीएम साहब, भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी, बनाराम मीणा जी का, इन्होंने पूरी की पूरी एक जो डेयरी में माहौल था उसको ख़त्म किया है भ्रष्टाचार। सर, जो दूध उत्पादन करते हैं किसान, तो जब ज़्यादा मशीनरी लग जाएगी, क्षमता की प्लांट लग जाएगा, तो वो दूध भी ज़्यादा इसमें खपत होगी और फिर ग्राहकों को भी अच्छा और ज़्यादा संख्या में दूध मिलेगा, तो रेट भी हो सकता है शायद कम मिले। तो इसके आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा? नहीं, आम लोगों को देखो, एक तो शुद्ध दूध मिलेगा,
जो पहले जो खामियां थी उसको मान के चलिए कि आपको शुद्ध दूध भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा, और एक सरस डेयरी के एक ब्रांड बनेगा कि एक आदमी विश्वास करता है सरस डेयरी पे भी, और आने वाले समय जब शुद्ध दूध मिलेगा तो जिस तरह से आज मिलावट के दूध मिलते हैं उस पर रोक लगेगी। सर, अब जो मशीनरी है वो काफ़ी वर्षों पुरानी है, कहते हैं 50 साल पुराना प्लांट है। अब जब इसमें 5 लाख क्षमता की नई मशीनरी लगेगी तो आधुनिक तकनीक की लगेगी तो ज़्यादा गुणवत्ता रहेगी, तो ज़्यादा सुविधाएं रहेंगी। अब लगता है कि डेयरी के विकास, विशेषकर अलवर सरस डेयरी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। निश्चित रूप से ये तय है कि जब 5 लाख लीटर की क्षमता हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो मशीनरी लगेगी उससे गुणवत्ता पे तो बिल्कुल 100% फर्क पड़ेगा ही। और आज आने वाला जो समय है डेयरी के हिसाब से मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बहुत अच्छा है, और जनता को सबसे बड़ा इसमें फायदा मिलेगा और किसानों को भी इसमें फायदा, सबसे बड़ी बात है। गौरतलब है कि हाल ही डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर को हटाकर जिला कलेक्टर को प्रशासक बनाया गया है। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए की प्याज धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड और पता दिखाकर खुद को आजादपुर मंडी का बड़ा व्यापारी बताया था और अलवर मंडी से 6 ट्रक प्याज खुर्द-बुर्द कर दी थी। एएसआई अजय ने बताया कि यह मामला नवंबर 2024 का है। कुछ ठगों ने अलवर में छोटेलाल एंड कंपनी से संपर्क किया और खुद को दिल्ली की आजादपुर मंडी का व्यापारी बताकर प्याज खरीदने का सौदा किया। ठगों ने आधार कार्ड और पता देकर भरोसा दिलाया और करीब 6 ट्रक प्याज की सप्लाई ले ली, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए थी। बाद में जब व्यापारी को भुगतान नहीं मिला तो उसने पुलिस को शिकायत दी। जांच के दौरान आधार कार्ड और पता फर्जी निकले। एनडीबी थाना पुलिस ने जब आजादपुर मंडी में जाकर जांच की तो पता चला कि प्याज वहां बेची जा चुकी है। वहीं जांच में 4 आरोपियों दानिश, वसीम, अकरम और तालिम के नाम सामने आए। पुलिस ने मेरठ निवासी तालिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पीसी रिमांड पर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। श्री छोटेलाल सैनी, जिसकी छोटेलाल एंड कंपनी के नाम से सब्जी मंडी अलवर में आड़त की दुकान है, नवंबर 2024 के अंदर कुछ प्याज के व्यापारी आजादपुर मंडी से आए और उनको अब कहा कि हम भी आजादपुर मंडी में व्यापारी हैं, हमारी वहाँ फर्म है। करीब 6 ट्रक प्याज, करीब 35 लाख रुपए की प्याज खरीद करके ले गए और उनका भुगतान नहीं किया, और जो उन्होंने पता दिया था एड्रेस वो भी गलत। तो तफ्तीश की आजादपुर मंडी पहुंचा, वहाँ जिन आड़तियों पर माल बिका पता लगा तो दानिश खां, उसका भाई वसीम, अकरम, दानिश का साला तालिब, इन लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर मुझसे से करीब 35 लाख रुपए की प्याज लेके धोखाधड़ी कर उसका भुगतान नहीं किया। जो एड्रेस उन्होंने आधार कार्ड में दिया हुआ था वो फर्जी एड्रेस मिले, मोबाइल के FID में फर्जी एड्रेस थे। पुलिस ने टेक्निकल तरीके से जांच की तो इनको मेरठ से जाकर तालिब खां को गिरफ्तार किया गया है, जिसका पीसी रिमांड लिया गया और तफ्तीश की जा रही है। पूर्व में जो आरोपी थे वो, इसमें अभी एक ही मुलजिम अरेस्ट हुआ है, बाकी मुलजिम फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। कहाँ का है तालिम? तालिम मेरठ का रहने वाला है। कितने का फ्रॉड किया? कुल 35 लाख रुपए की प्याज ले गए थे। ये भी सुनने में आया कि उन्होंने गुजरात से भी कुछ प्याज चोरी ली है और वहाँ भी केस पंजीबद्ध है, जहाँ सूचना दी जा रही है। अलवर शहर में खुलेआम हो रही हमले की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। इसके अलावा जमीन पर कब्जे की घटनाएं भी बढ़ी हैं। गौरतलब है कि प्रताप ऑडिटोरियम के समीप भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ था। आरोपियों ने लाठी और होकी से स्कीम 1 निवासी सुनील कुमार गुप्ता को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। गुप्ता ने बताया कि महुआकोट क्षेत्र में स्थित उनकी जमीन को धोखाधड़ी से कुछ स्थानीय निवासियों ने हड़प लिया है। इसी मामले को लेकर उन पर हमला बोल दिया गया। वहीं सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद भी हुई है। आ रहा था तो मैं प्रताप ऑडिटोरियम की तरफ जैसे ही मैं उनके किनारे पर पहुंचा तो 5-6 आदमी मेरे को बुरी तरह से मारना चालू कर दिया और मेरे को रुकने का संभलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। उनके पास लाठी, फरसी, पाइप और हॉकी वगैरह सब थी और पूरी तरह ताबड़तोड़ मेरे को मारते रहे। मैंने क्या कहा करते नहीं, जमीन के केस में तुम नहीं, जब तक हमको जमीन से नहीं छोड़ोगे हम तुमको हर दिन मारेंगे, तुमको जान से मार देंगे। और मैं ये शैलेंद्र, मीना और इनके साथी थे, आजाद खान, ये कबूल सिंह,
ये सब मिलेंगे, उन्होंने सबको आदमियों को भेज रखा है, किसी तरह से इनको मारा जाए। वहीं बताया जाता है कि महुआ खुर्द के पटवारी पदम सिंह ने सुनील गुप्ता के परिजनों की पुरानी रजिस्ट्री को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा भूमाफिया बिल्डर ने मिलकर जो जमीन खरीदी उसका इंतकाल ग्राम पंचायत से खुलवा दिया गया। पीड़ित सुनील कुमार ने इसे लेकर मालाखेड़ा तहसीलदार और एसडीएम को अवगत कराया और कोर्ट से स्थगन आदेश भी मिल गया। इसके बावजूद दबंगों ने जबरन निर्माण कार्य करवाकर बिजली का कनेक्शन तक ले लिया। बताया जाता है कि समय रहते महुआ खुर्द का पटवारी और सरपंच असली खरीदार के नाम से इंतकाल खोल देते तो सुनील कुमार गुप्ता को परेशानी नहीं होती, साथ ही दबंगों का दखल भी नहीं रहता। स्टेट हाईवे 25 पर कृषि के नाम से खरीदी गई जमीन को निर्माण कार्य के उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी और कार्मिक उदासीन बने हुए हैं। बहरहाल हमलावरों ने शहर में खुलेआम हमला कर सुनील गुप्ता को घायल कर डाला। इससे पूर्व प्रताप ऑडिटोरियम के समीप एक अधिकारी और उनके 2 साथियों पर हमले की घटना हुई थी, जिन्होंने बस्तु अरावली विहार थाने में अपनी गाड़ी घुसा दी थी। साथ ही इसी दिन मोती डोंगरी क्षेत्र में एक दंपति पर हमला भी हुआ था। कुल मिलाकर इस दिशा में उचित कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने नयावास निवासी शातिर चोर विकेश मीणा को गिरफ्तार किया है। उस पर 4 मार्च को चेतन एंक्लेव में वीर सिंह यादव के मकान से चांदी के गिलास और नकदी चोरी करने के आरोप हैं। इस मामले में देसोला निवासी सब्बन और विजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस उप निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। साथ ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। दिनांक 4/3/2025 को एक शून्य घर में वीर सिंह यादव का मकान था चेतन एंक्लेव में, जिसमें 3 आरोपियों द्वारा रैकी कर रात्रि को चांदी व कुछ जेवरात चोरी कर ले गए थे, जिनमें से पूर्व 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आज ये गिरफ्तार किया गया है। जिसका नाम है विकेश मीणा पुत्र श्री राम स्वरूप मीणा निवासी देवयानी हॉस्पिटल के पीछे अलवर। और वहीं अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने सूने मकान में चोरी का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 9 अप्रैल की रात की है, जब रिटायर्ड व्याख्याता महेंद्र तिवारी के मकान में चोरी की कोशिश हुई थी। पुलिस के अनुसार चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। हालांकि पड़ोस में लोगों के जागने पर वे मौके से भाग निकले। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने देसुला निवासी विजय मीणा और साहबदीन को इस मामले में नामजद कर जेल से प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। एनएबी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। 2 व्यक्ति एक सूने मकान में घुस कर के और चोरी का प्रयास करने लगे, तो वहां पर जो आसपास के पड़ोसी लोग थे वहाँ जाग होने के कारण हल्ला की आवाज़ हो गई, जिस कारण ये दोनों वहाँ से भाग गए। उसके बाद परवादी महेंद्र तिवारी ने आकर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद में ये दोनों व्यक्ति अरावली विहार थाने के अंदर वारदात के बाद में पकड़े गए, जहां इन्होंने जेल भेज दिया गया। उसके बाद में जेसीसी आज प्रोडक्शन वारंट में जेसीसी थाने पर ले गए हैं, जो पूछताछ जारी है। इन्होंने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने प्रयास किया था वहाँ? हाँ जी, इन्होंने बताया कि हम अपनी वैगनर गाड़ी से वहाँ गए थे और जैसे चोरी करने अंदर मकान में गए तो वहाँ आसपास के लोग जाग गए, जिससे आवाज़ हो गई और आवाज़ सुनते ही ये वहाँ से भाग गए। क्या नाम है दोनों? विजय मीणा है और एक का नाम शाब्दीन है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बाढ़ देगावड़ा में गत रात एक निजी चिकित्सालय की छत पर नर्सिंग कर्मी को विद्युत करंट लग गया। इसके बाद कर्मचारी हेमचंद सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं शनिवार को अलवर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मृतक का प्राथमिक इलाज करते हुए राजगढ़ के निजी चिकित्सालय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उधर आक्रोशित परिजन मृतक के शव को लेकर उसी निजी चिकित्सालय पर पहुंच गए। इसके बाद करीब 2 घंटे तक वे शव को लेकर बैठे रहे और आर्थिक सहायता की मांग उठाई। सूचना मिलने पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे और समझाइश की। थानाधिकारी राजेश मीणा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। ये नर्सिंग कर्मचारी है, वहाँ पे काम करता था एमएस हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे इसके ऊपर छत पे करंट आ गया था। करंट आने के बाद में थोड़ा सा हलचल हुई, उसके बाद में इसको यहाँ पे
वहाँ से लेके नर्सिंग कर्मचारी यहाँ पे लेके भगे राजगढ़ अलवर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे उन्होंने शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा एक बच्चे है। एक बच्ची है। हाँ। बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल परिवार की ओर से पानी के टैंकरों की मुहिम चलाई जा रही है। इसे लोगों ने सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से वन्य जीव पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकते हैं, साथ ही जंगल में ही वन्य जीव को पानी उपलब्ध हो जाता है। अलवर कोर्ट परिसर में कई समस्याओं से वकील समुदाय परेशान है। एडवोकेट शबीर खान ने बताया कि चैम्बर नहीं होने से टीन की छत के नीचे बैठना पड़ रहा है। लगभग 5 सालों से पुराना कोर्ट परिसर शिफ्ट होने की बात चल रही है, जिसे मिनी सचिवालय में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह नहीं मालूम कि वकीलों के चैम्बर कहां बनाए जाएंगे और कब यहां से कोर्ट शिफ्ट होगा। फिलहाल तो तेज गर्मी में टीन शेड के नीचे बैठना मुश्किल है। वहीं एडवोकेट राजवीर सिंह चौधरी ने बताया कि यहां पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं है। गर्मी क्या है कि पिछले काफ़ी समय से काफ़ी लू और गर्म थपेड़े चल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक अधिवक्ता कोर्ट की पैरवी करने के लिए उपस्थित होता है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम वकीलों के लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाए और पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो सही तरीके से कोर्टों में उपस्थित होकर के जनता के लिए न्याय की पैरवी कर सकें। देखिए, यहाँ पे जिले भर से लोग आते हैं, न्याय के लिए आते हैं, तो उनके लिए बैठने के लिए स्टैंड की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था का होना ज़रूरी है। और मिनी सचिवालय का काम भी पिछले कई वर्षों से पेंडिंग है, जो कभी भी सरकारें बदलती हैं तो उसमें सुविधा के नाम पे या बजट के नाम पे कटौती करके और उसको आगे धकेल दिया जाता है। एक ही जगह पे सभी लोगों के लिए समुचित व्यवस्था होगी तो उससे आमजन को भी सुविधा मिलेगी और वकील समुदाय, न्यायिक अधिकारीगण को भी उससे सहूलियत रहेगी। और 2-3 दिनों से जिस तरीके से गर्मी का रुख अचानक ही परिवर्तित हुआ है, हम टीनों के नीचे रहते हैं और बड़ा तेल निकल रहा है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि बच्चे पालने हैं और इन जगर और लुओं में हमें रहना है। अब हमें तो इतगिरे कुंवर, इतगिरे खाई, हम वहाँ पर जाएं, वहाँ पर भी वो निर्माणाधीन चल रहा है कार्य। 5 साल से हमारी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई कोर्ट परिसर की, और वहाँ तो अभी जगह ही चिन्हित नहीं की चैम्बरों की, और चैम्बरों के लिए मतलब चैम्बर ही नहीं बने। हम तो जैसी स्थिति में यहाँ तेल निकल रहा है गर्मियों में, ना गर्मी का बचाव, ना धूप का बचाव, ना बरसात का बचाव, वही स्थिति वहाँ पर है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वकील भी एक इंसान है और जल्दी से जल्दी सरकार हमारी तरफ देखे और सोचे कि हम कितनी पीड़ा और गर्मी और धूप और ताप से गुजर रहे हैं। तेल निकल आता है, लेकिन करना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है पूरी गर्मी में, झगड़ों में, लू में। और इसका बंदोबस्त तभी हो सकता है जब सरकार हमारी वो कचहरी परिसर जो बिल्डिंग तैयार हो रही है वो उसका निर्माण तुरंत प्रभाव से हो और ये वहाँ पर शिफ्ट हो और हमें चैम्बरों की व्यवस्था। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें,
पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह
बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है। उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भिवाड़ी में गत रात्रि LED लाइट बनाने वाली कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इसके चलते लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं तिजारा, खुशखेड़ा, तावड़ू, रिको फायर स्टेशन और भिवाड़ी नगर परिषद की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यह घटना शुक्रवार की रात करीब 11 बजे जुपिटर सुपरनोवा टेक फैक्ट्री की है। रिको फायर स्टेशन इंचार्ज राजू खान ने बताया कि संकरा एरिया होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर सूचना के बाद भिवाड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों को बाहर निकाला। वहीं भिवाड़ी में लगातार कंपनियों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जबकि आज टेक्नोलॉजी में ऐसे उन्नत उपकरण हैं जिससे ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। सेफ फोन, पावर डिवाइस जैसे उपकरण से बिजली के करंट, शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज के उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान होती है। साथ ही अग्नि सुरक्षा के बेहतर उपकरण, अलार्म सिस्टम, कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि के कदम उठाने होंगे। किशनगढ़ बास के ग्राम मोठुका में स्वामी दयाराम साहिब का 2 दिवसीय वार्षिक मेला झंडे की रस्म के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मेला स्थल पर पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया, साथ ही देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मेले में संत लाल भगत ने प्रवचन देते हुए कहा कि संतों के दिखाए मार्ग पर चलकर जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। उधर मेले में कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। उधर गाँव मोठुका किशनगढ़ स्थित स्वामी दयाराम साहिब मंदिर में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने बोरिंग का उद्घाटन किया। समारोह में पूर्व विधायक राममीत यादव, प्रधान BP सुमन, हरिओम कटारा और साईं लाल चंद भगत आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में भौतिक रूप से सत्यापन नहीं करने वाले परिवारों को इस योजना से दूर होना पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें सीमित या उचित मूल्य की दुकान पर राशन डीलर से भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। वेरिफिकेशन नहीं करवाने वालों को फर्जी मानकर डिलीट कर दिया जाएगा। फिलहाल खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। बरखेड़ा से राशन डीलर सूरज राम ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना और शहरी रोजगार गारंटी योजना में मजदूर तेज धूप और लू में काम करने को मजबूर हैं। उनके कार्य का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है। स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग ने नरेगा के समय बदलाव को लेकर पहल नहीं की है। फिलहाल तो यह श्रमिक आसमान से बरसती आग के मध्य तपती हुई धरती पर काम कर रहे हैं। महिला सरपंच कृष्णा चौधरी, सुषमा जाट, रेखा भैरवा, समाज सेवी राजेश यादव और सरपंच बच्चू सिंह आदि ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही तेज गर्मी को देखते हुए काम के समय में बदलाव पर जोर दिया।
मालाखेड़ा में शनिवार को कई पशु करंट की चपेट में आने से बाल बाल बचे। मौके पर पहुंचे कार्मिकों ने टूटी हुई विद्युत केबल की पुरानी लाइन को फिर से गांठ देकर बांध दिया। पूर्व सरपंच बाबूलाल शर्मा, सुभाष चंद्र, महावीर प्रसाद और रोता शर्मा सहित अन्य लोगों ने बताया कि गर्मी के दिनों में यह पुरानी केबल कई बार टूट चुकी है। मनरेगा योजना में जहां आसमान से बरसती आग और नीचे से तपती धरती में मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं, जहां टास्क बेस 230 रुपये ही हो रहा है, वहीं समय भी इस तपती धूप में दोपहर को 1 बजे तक रखा गया है। स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारी अभी तक कुंभकर्ण नींद में हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से इस कार्य में लगे हुए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण तथा शहरी रोजगार गारंटी योजना में कोई ध्यान नहीं आ रहा है, जिसके चलते उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने मनरेगा योजना में समय को बदलने की पुरजोर मांग उठाई है। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा के ढाकपुरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जल जीवन मिशन की योजना धरातल पर शुरू नहीं हुई है। इसके चलते 3000 से अधिक आबादी को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल नकारा हो चुका है। साथ ही एक ट्यूबवेल जल जीवन मिशन योजना के तहत लगाया गया, जिसका पैनल शॉर्ट सर्किट से जलकर खाक हो गया। सरपंच सुनीता यादव, समाजसेवी राजेश कुमार, कमल सिंह चौधरी, लालचंद बैरवा, केदार शर्मा और जगदीश शर्मा आदि ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि गाँव में जल जीवन मिशन की राइजिंग लाइन पूरी आबादी में नहीं बिछी है। अलवर के लोक देवता भरतरी धार्मिक स्थल परिसर स्थित संतोषनाथ आश्रम पर महात्मा सोमवारनाथ द्वारा अग्नि के बीच बैठकर पंचधुनी नौतपा किया जा रहा है। प्रचंड गर्मी में भी आग में बैठकर वे देश में सुख शांति और बेहतर बरसात की कामना कर रहे हैं। यहाँ साधु सोमवारनाथ द्वारा 41 दिनों की पंचधुनी जलाकर कठोर तपस्या की जा रही है। उन्होंने बताया कि वे हर वर्ष नौतपा यज्ञ करते हैं। अलवर जिले के लोक देवता जो पूरे देश भर में अपने आस्था के लिए विख्यात है, यहाँ वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हम बता दें कि जो भरतरी बाबा परिसर में यहाँ सोमवारनाथ जी महाराज है, जो संतोषनाथ महाराज आश्रम में है, जो सोमवारनाथ महाराज जी हर वर्ष गर्मियों में प्रचंड गर्मी, तप आती हुई गर्मी और लू, जहाँ आम जन घर से बाहर ना निकले, ऐसे में हमारे जो साधु संत है वो देश की रक्षा के लिए, शांति बनाने के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए तप करते हैं। खुद इतने कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि चिलचिलाती धूप में हर कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन हम दिखाते हैं यहाँ 5 धुनी जला रखी है और जो करीब 41 दिन तक एक उपला जो पर डे लगाते हैं और इतनी तेज गर्मी के बीच में चलते हुए महाराज जी 5 धुनी के बीच में नौतपा यज्ञ करते हैं और देश की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। महाराज जी बताओ जी, क्या नाम है? मेरा नाम योगी सोमवारनाथ, संतोषनाथ आश्रम, ग्राम पंचायत माधवगढ़ निंदोक। ये बाबा मस्तनाथ जी की, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की बर्तरी की देन है सब, और आदि अनादि से ये परंपरा चलती आई है नाथ संप्रदाय में। न तपस्या करना लोक कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, जंगल हरा भरा रहे, जंगल के कल्याण के लिए, ताकि सुख समृद्धि होवे सब में। जी महाराज, कब से कर रहे हो आप? ये 23 तारीख से शुरू करा था और 2 तारीख को समापन होगा, और उस दिन 7 भी है, और लास्ट वाले दिन जो 3 तारीख को प्रोग्राम करेंगे 8 है, कम से कम 10,000 आदमी यहाँ का प्रोग्राम करेंगे यहाँ। अच्छा, ये चिलचिलाती धूप है और जिस तरह आकाश से वो बरसती है, आग बरसती है, उसके बीच भी आप चारों तरफ अग्नि ज्वलित करके, प्रज्वलित करके उसमें बैठे हो, तो क्या होता है? जी, ये तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी के, बाबा मस्तनाथ जी के, बाबा भरतरी का देन है। चाहे हम आग में भी बैठ जाए तो हमारा कुछ नहीं होता, न कुछ फर्क पड़ता हमारा। तो आपसे बैठते हो जहाँ तब करते, कितनी दूरी पर ये कुंडी ये बनी हुई है? बस 3-3, 4-4 फुट पे है, 3 फुट, 3.5 फुट, 2 फुट, बस ऐसा ही है। तो कितने घंटे आप पर डे बैठते हैं? ये 2.5 घंटे बैठता हूँ जी, पर डे 2.5 घंटे। जी, हम बता दें कि जो अब जो गुरुजी है अब वो बैठने जा रहे हैं, क्योंकि उनका समय हो गया है। हम दिखाएं तो चारों तरफ अब अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हो गई है और यहाँ अब तेज देखे तो अग्नि प्रज्वलित हो गई है। उसके बीच में महाराज जी अब तपस्या कर रहे हैं और वो तपस्या के लिए बैठेंगे। तो यहाँ ग्रामीण भी है, हम उनसे जान लेते हैं कि हमारी तपोस्थली है भरतरी बाबा यहाँ, क्योंकि भरतरी बाबा यहाँ की रक्षा के लिए बताए जाते हैं। यहाँ लोक देवता है, यहाँ किस तरह की यहाँ पूजा अर्चना होती है, जी बताओ। महाराज जी इतनी गर्मी में, हर गर्मी में 5-6 साल हो गई,
हर गर्मी में इतनी नज़दीकी दूनी तपता है, ये अपनी आस्था के लिए तपता है। तपोभूमि है, जंगल हरा भरा रहे, सुख शांति रहे, इसके लिए जीवों के लिए। तो आसपास और भी कहीं करते हैं क्या? हम तो नहीं देखे आसपास। अपने भर्तरी बाबा यहीं करते हैं। यहीं करते हैं। कितने देर बैठेंगे? ये बैठेंगे 2.5 घंटे। हाँ जी बताओ। 2.5 घंटे बैठे। इतनी तेज गर्मी में हम जब निकल भी नहीं सकते तो महाराज जी अगले। हाँ देख लो साहब, अपने देश में शांति बनी रहे, सुख शांति रहे, परिवार सही रहे। अपना देश सिर्फ साधु महात्मा संतों के पीछे तपोभूमि है। तपोभूमि है बाबा जी। हम बता देते हैं स्थानीय जो इनके भक्त है वो भी कह रहे हैं कि महाराज जी यहाँ बैठते हैं, तप करते हैं, क्योंकि देश के हित में और शांति के लिए यहाँ तप कर रहे हैं। और बिल्कुल नज़दीक यहाँ ये बनाई गई है, 5 कुंडी बनाई गई है और वहाँ अग्नि कितनी तेज प्रज्वलित हो रही है आप देख सकते हो। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन गोलू योगी के साथ ATL न्यूज़ अलवर। मेउ समाज में फैली कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए अंजुमन शिक्षा विकास समिति जगह जगह बैठक कर रही है। अंजुमन शिक्षा विकास समिति अध्यक्ष एवं रामगढ़ प्रधान नसू खान के अनुसार अन्य कई समाज भी बैठकों के जरिए अपने समाज के लोगों को जागरूक कर कुरीतियों पर अंकुश लगा रहे हैं। उधर टटलूबाजी, लूट, नकबजनी और OLX जैसे कामों के चलते पूरा समाज बदनाम हो रहा है। उधर इस दौरान सरपंच जुम्मा खान, चौधरी हनीफ खान, मौज खां, मजीद खान, असली, अशरफ नाई, ताई खान और आसिन खान आदि उपस्थित रहे। नौगावा नगर पालिका स्थित सीताराम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जारी है। इसके तहत महिलाओं ने 251 कलशों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। पंडित रामकिशोर शर्मा ने बताया कि मंदिर का सौंदर्यकरण किया गया है। उधर डीजे, बैंडबाजी में विभिन्न झांकियों के साथ सीताराम मंदिर से रवाना कलश यात्रा ने नगर भ्रमण किया। मार्ग में जगह जगह कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। 18 मई को मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा, साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये नौगावा में सीताराम मंदिर जो सदियों पुराना मंदिर था, अब बड़ी मान्यता इस मंदिर की है। इस क्षेत्र के अंदर आसपास के भी बहुत लोग आते हैं। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो सभी यहाँ के गांव वालों की सबकी ये इच्छा थी कि मंदिर का जो है पुनः जो है इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। और सदियों से इस मंदिर के यहाँ का परिवार भगवान साईं जी, पंडित भगवान साईं जी का परिवार इसकी सेवा करता है। उनकी बड़ी श्रद्धा इस मंदिर में है और उन लोगों ने ये निर्णय किया कि हम इस मंदिर का जो है सौंदर्यीकरण करेंगे और बड़ा भव्य इस मंदिर को दोबारा से बनाया गया है। और 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। पूरा गांव के लोग बड़े उमंग और उल्लास के साथ इसमें शरीक हो रहे हैं। और जो है यहाँ पर सीताराम जी की मूर्ति, देवी की मूर्ति और शिव पंचायत की मूर्ति स्थापना यहाँ पर की जाएगी। एक विधान है, कोई भी देवता की यदि स्थापना होती है तो वो देवता पहले अपने नगर को भ्रमण करके अपने नगर को देखता है, उसके बाद वो वहाँ पर स्थापित होता है। तो आज पूरा नगर अपने इस जो यहाँ पर देवता स्थापित होने जा रहे हैं उन लोग को लेकर के एक शोभा यात्रा जो है यहाँ पर निकाली गई है। उसमें 251 महिलाएं कलश लेकर के जो है साथ साथ चल रही हैं। बड़ी भव्य यात्रा है, झांकियाँ उसमें हैं। और कल वो ये जो है सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है विशाल। आपसी विवाद में पति ने चाकू से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। हाथ में चोट लगने से वह लहूलुहान हो गई। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगावा में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। महिला ने अपने पति के खिलाफ नौगावा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। रसगढ़ निवासी पीड़िता सिब्बो के पिता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 7 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी का विवाह झंडा खेड़ी निवासी देशराज के साथ किया था। उसका पति लगातार मोटरसाइकिल एवं नकदी लाने की मांग करता रहता था। आरोप है कि गत रात भी महिला को बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद शनिवार सुबह करीब 6 बजे फिर से पिटाई कर हाथ चाकू से काट दिया गया, साथ ही जहरीला पदार्थ खिला दिया। वहीं सूचना मिलने पर नौगावा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता से घटना की जानकारी ली। किसने मारा है? मेरे पति ने मारा। किस बात को लेके मारा है? वो मांगता है, कभी तो पैसे मांगता है, कभी दहेज मांगता है, ये ले लाओ, ये ले लाओ। कब की घटना है? ये कल की है और रात की। सुबह भी मारा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटन मेवान में अध्यापिका लीला देवी ने बच्चों को 300 स्कूल बैग और बालिकाओं को लहंगे वितरित किए। यह शिक्षिका सेवानिवृत्त होने जा रही है। वहीं वितरण के इस कार्यक्रम में सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के 19 मई को अलवर सरस डेयरी कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा नेता संपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान गौसेवा समिति खैरतल तेजारा के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव ने दौरा कर गोपालकों किसानों को कार्यक्रम में भाग लेने का न्योता दिया। यादव ने बताया कि किसानों और गोपालकों के लिए नई सुविधाओं, योजनाओं और आधुनिक उपकरणों की शुरुआत की जाएगी। उधर इस अवसर पर उपाध्यक्ष यशपाल आचार्य, बने सिंह गुर्जर, विक्रम सिंह गुर्जर, सरपंच रतिराम यादव, बने सिंह माजरी और कंवर सिंह चौधरी आदि उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को वहां की सरकार संरक्षण देती है, साथ ही देखरेख करने का काम पाकिस्तानी सेना करती है। वहीं पूरे विश्व में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान बदनाम है। खान के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन बहुत जल्दी सीज फायर कर दिया गया। वहीं अभी भी पाकिस्तान में आतंकवादी बचे हुए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का कदम उठा लिया। पाकिस्तान में जिस तरह से हालात है, पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को छोड़ने की कह तो रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। अब जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मदद करने की घोषणा की है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ आतंकवादी संगठनों का, उनके ठिकानों का, उसके भी पुनर्निर्माण की बात कही है। तो पाकिस्तान कहता तो है कि हम आतंकवाद से दूर रहेंगे, आतंकवाद से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इतने बड़े जो तनातनी हुई, इतना बड़ा जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान में काफ़ी तबाही हुई, लेकिन अभी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की फौज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूरी दुनिया जानती है और अब ये जग जाहिर हो गया है कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाला, उसका पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ही आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, पाकिस्तान ही हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भेजता है। और इस तरह से जो उनके जनाजों की नमाजों में देखे ना, उसमें सेना आई है, उनको सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है आतंकवादियों का। तो ये तो साफ जाहिर है कि आतंकवादी से गहरी गठजोड़ है और कसर रह गई ना। अगर युद्ध विराम नहीं होता, 3 दिन और चलता, तो निश्चित रूप से बलूचिस्तान भी आज़ाद होता, पीओके भी भारत में मिलता। लेकिन क्या मजबूरी रही मोदी जी की, जैसा अमेरिका कह रहा है कि ट्रंप कह रहा है कि मैंने व्यापार का हवाला देकर धमकाकर सीज फायर किया है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को इस चीज़ से बल मिला है। नहीं तो 3 दिन और युद्ध चलता तो हमारे सैनिक इनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देते और ये दोबारा आतंक के बारे में सोचते भी नहीं। तो जो आतंकवादी संगठन है, आपको लगता है कि वो पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट की तरह काम करते हैं या पाकिस्तानी सेना का हिस्सा है? पाकिस्तानी जो अर्थव्यवस्था है, जो पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है, उसका 60 से 70% फोर्स अपने ऊपर खर्च करती है और उसमें से बहुत ज़्यादा फंड आतंकवादियों को पालने पोषने में जाता है। निश्चित रूप से कई बार हिंदुस्तान की सरकार ने आतंकियों को पकड़ा है, जब उनको गहराई तक उनकी जांच की है तो वो पाकिस्तानी सैनिक निकले हैं, पाकिस्तानी फौज के सदस्य निकले हैं। तो पाकिस्तानी फौज तो आतंकवादियों और पाकिस्तानी फौज तो एक ही है, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। वो वर्दी के, ये बिना वर्दी के तो नहीं अंतर, बिल्कुल यही है। तो इससे अगर आतंकवाद के रास्ते को पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा तो क्या भविष्य मानते हैं पाकिस्तान का? निश्चित रूप से हमारे सैनिक जिस दिन फ्री हैंड हो जाएंगे, राजनीतिक दबाव से हटकर उनको कार्रवाई करने दिया जाएगा। हम कह रहे हैं 2 दिन में ऐसा इनका इलाज हो जाएगा, पाकिस्तान का ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नीमराणा पंचायत समिति सभागार में विधायक ललित यादव द्वारा जन सुनवाई की गई। इस मौके पर विधायक ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के लिए निर्देशित किया। इस दौरान राजीविका ब्लॉक नीमराणा के कर्मचारी भारत भूषण कौशिक और अन्य कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों पर काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। इसी दौरान विधायक ने मुख्य रूप से पानी और बिजली की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। वहीं माझी रोड मोहल्ले की महिलाओं ने खुले नालों
और पानी की लाइन लीकेज होने के बारे में अवगत कराया। साथ ही कई अन्य समस्याएं सामने आई। इस मौके पर कांग्रेस नेता संजय यादव, पूर्व प्रधान रोहिताज चौधरी, जिला पार्षद भीमराज यादव और संदीप फौलादपुरिया सहित निर्मल, ओम प्रकाश, रामनिवास गोठवाल, गजेंद्र सिंह यादव, रामवीर और महेंद्र यादव आदि की मौजूदगी रही। 70% कामों का निस्तारण कर दिया, 20% कुछ आपसी उससे बचे हुए हैं, उनका भी निस्तारण सबका करने का काम करेंगे। गर्मी का मौसम को देखते हुए पानी की विशेष समस्या आई है, तो पानी को लेकर के अभी कुछ ट्यूबवेल मैंने स्वीकृत कराए हैं और कुछ ट्यूबवेल जहाँ कोई विशेष अति आवश्यक है वहाँ विधायक कोटे से मैंने कहा उनको करवाने का काम करेंगे। ये मासिक जन सुनवाई हर महीने हम लोग रखते हैं। लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए लोग आसानी से पहुंच सके, उनकी सभी समस्या का हम लोग समाधान कर सके, उसके लिए कार्यक्रम हमने चलाया हुआ है। और जो समस्याएं आई हैं उनका सबका अगली जन सुनवाई से पहले हम लोग उसकी ब्रीफ करते हैं कि हमने कितने काम इसमें कर दिए, कितने काम नहीं किए। प्रोग्रेस रिपोर्ट सब अधिकारियों से मांगकर मैं जयपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को ज्ञापन सौंपे गए। इसके जरिए ग्राम पंचायत तरुंडर एवं मुंडेरा को यथावत रखने पर जोर दिया गया। ग्राम पंचायत मुंडेरा के अंतर्गत पथरोड़ा और मुंडेरा आते हैं। इनके मध्य की दूरी 200 मीटर भी नहीं है। साथ ही मुंडेरा पंचायत को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस अवसर पर सियाराम, डागुर, देवेंद्र, उप सरपंच पूरण, वेदु, जोगेंद्र, भूपेंद्र, रोहिताश और प्रहलाद आदि शामिल रहे। मैं बताना चाहूँगा, आज हमने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश जी भाजपा के नेतृत्व में अपने यहाँ से आए हुए डीग जिले की नगर विधानसभा के ग्राम पंचायत तरुंडर मुंडेरा के प्रमुख लोग आए हैं और माननीय कैलाश जी भाजपा के नेतृत्व में माननीय मदन दिलावर जी भाई साहब को ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में मांग हमारे प्रमुख ये है, अपने ग्राम पंचायत मुंडेरा को यथावत रखा जाए। यथावत रखने के कारण प्रमुख सबसे पहले ये है कि अपने ग्राम पंचायत मुंडेरा से पथरोड़ा की दूरी मात्र 200 मीटर भी दूर नहीं है। आपस में मिले हुए गांव में हैं और जब ऐसे लोग कुछ अपने परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पंकज खुराना को रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। रेलवे महाप्रबंधक जयपुर ने यह नियुक्ति की है। खैरतल से खुराना सहित श्यामलाल शर्मा, मनोहर परवाना, गिरीश डाटा और किशन लाल शर्मा को रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एलिवेटेड रोड पर बने असमंजस के बीच धरने पर डटे सरिस्का के ग्रामीण। राजमार्ग प्राधिकरण अब तक तय नहीं कर पाया रूट। रणथंभौर में टाइगर हमले की घटना के चलते सरिस्का में सख्त हुई सुरक्षा। कर्मचारियों को समूह में गश्त करने एवं रात में वाहनों के उपयोग के दिए निर्देश। सीएम भजनलाल 19 मई को कई कार्यक्रमों में होंगे शरीक। सरस डेयरी में 5 लाख लीटर क्षमता के दुग्ध प्लांट का भी करेंगे आगाज। और 35 लाख की प्याज ठगने के आरोपी शातिर को दबोचा। खुद को आजादपुर मंडी का व्यापारी बताकर की थी ठगी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।